तो टेनेंटेड और अनटेनेंटेड के कुछ हमने सूत्र बताए थे, वो मैंने अब आपको आपके ग्रुप में शेयर भी किया था लिख के, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो उसको और क्लियर हो जाएगा। तो हमने अनटेनेंटेड की बात की थी, जब कोई प्लैनेट किसी का नक्षत्र नहीं बना होता है ना, किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र नहीं बना होता है तो वो अनटेनेंटेड होता है। और किस कंडीशन में अनटेनेंटेड होगा? एक रूल और है, जब कोई प्लैनेट अपने ही नक्षत्र का लॉर्ड बना होता है, मतलब वो अपने ही नक्षत्र में होता है। जैसे जुपिटर, जुपिटर के ही अगर नक्षत्र में है तब भी वो अनटेनेंटेड प्लैनेट माना जाएगा, भले ही वो किसी न किसी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना हो। दो कंडीशन में अनटेनेंटेड प्लैनेट माने जाएंगे। पहली कंडीशन, अगर कोई प्लैनेट किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड ना बना हो, उस कंडीशन में वो प्लैनेट अनटेनेंटेड प्लैनेट माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, वो प्लैनेट तब भी अनटेनेंटेड प्लैनेट माना जाएगा जब वो अपने ही नक्षत्र में हो, मतलब वो अपना ही नक्षत्र का लॉर्ड बना हो, भले ही वो प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट का नक्षत्र बना हो। जैसे मान लीजिए जुपिटर जुपिटर के नक्षत्र में है, और उसके बाद में जुपिटर अगर किसी दूसरे प्लैनेट का भी नक्षत्र बन जाता है तब भी वो अनटेनेंटेड प्लैनेट माना जाएगा। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया? सर सेकंड लाइन एक बार बोल दीजिए। जुपिटर अगर जुपिटर में हो एंड जब भी कोई प्लैनेट अगर वो खुद के नक्षत्र में होगा, भले ही वो नक्षत्र किसी और प्लैनेट का भी नक्षत्र लॉर्ड बना हो, तब भी वो अनटेनेंटेड प्लैनेट माना जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए सूर्य जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, ठीक है, भले ही सूर्य दोबारा किसी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बन गया हो, तब भी वो अनटेनेंटेड प्लैनेट माना जाएगा। हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि अगर कोई प्लैनेट किसी का नक्षत्र बन जाता है तो वो टेनेंटेड होता है, अनटेनेंटेड नहीं होता है। लेकिन इस कंडीशन में कोई प्लैनेट अगर अपने ही नक्षत्र में होगा, अपने प्लैनेट के नक्षत्र में होगा, और वो भले ही किसी दूसरे प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना हो, तब भी वो अनटेनेंटेड प्लैनेट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य सूर्य के नक्षत्र में है तो वो अनटेनेंटेड प्लैनेट तब भी माना जाएगा, भले ही वो सूर्य मंगल का भी नक्षत्र लॉर्ड हो, मरकरी का भी नक्षत्र लॉर्ड हो, शुक्र का भी नक्षत्र लॉर्ड हो, तब भी वो अनटेनेंटेड प्लैनेट माना जाएगा। सर इसमें रेफरेंस पॉइंट कस्प से लेंगे या प्लैनेट से, हाउस से लेंगे या प्लैनेट से? हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड होता है वही हाँ। प्लैनेट एज ए, मतलब एज ए प्लैनेट का काम करता है। उसको चेक करेंगे फिर। जैसे मान लीजिए जुपिटर फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, हमको फर्स्ट हाउस के बारे में पता करना है, अपने बारे में पता करना है, तो फर्स्ट हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को उठाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वो कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर किसके नक्षत्र में है, उसके नक्षत्र को उठाएंगे। तो दो प्लैनेट आ गए हमारे पास में, जुपिटर आ गया एज ए प्लैनेट, उसका नक्षत्र आ गया जो उसके नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद में उस जुपिटर का सबलॉर्ड कौन है वो तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा। राइट, बट ये कस्प रेफर करना है या प्लैनेट्स रेफर करना है सर? हाँ बिल्कुल, जो भी कस्पल सबलॉर्ड हम उठाएंगे हाउस का, उसको हम एज ए प्लैनेट मान लेंगे, फिर उसके नक्षत्र लॉर्ड को लिखेंगे, उसके बाद में फिर हम उसके सबलॉर्ड को लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा रूल्स पे बात कर लें। ठीक है, दूसरा अनटेनेंटेड का ये क्लियर हो गया। एक पॉइंट और है इसमें, अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में है तो उसका जो सबलॉर्ड होगा वो उसके नक्षत्र का काम करेगा, और उसका जो सब लॉर्ड होगा वो उसके सब लॉर्ड का काम करेगा। तो डिक्टेट कर दीजिए, बहुत क्विक चला गया। अगर कोई प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में है तो उसका जो सबलॉर्ड होगा, अगर कोई प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में है, भाई अगर कोई प्लैनेट अगर अपने नक्षत्र में होगा तो इस तरह लिखा जाएगा ना, जैसे मान लीजिए जुपिटर, जुपिटर के आगे नंबर लिखे हैं 2 4 6, ठीक है।
अगर वो अपने ही नक्षत्र में होगा तो जुपिटर के नीचे भी जुपिटर लिखा जाएगा ना, जुपिटर 2 4 6। यस। तो 2 4 6 Yes. मतलब जुपिटर जुपिटर आ गया, ठीक है। यस। अगर मान लीजिए उसका सब लॉर्ड मार्स है, जो स्ट्रिंग बनी जुपिटर जुपिटर और मार्स, जुपिटर मार्स। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम मार्स को एज ए नक्षत्र लेंगे, फिर उसके सब लॉर्ड को उठाएंगे, वो एज ए सब लॉर्ड का काम करेगा। ये आप तो अभी नोट जो डाउन कर सबलॉर्ड लीजिए, अभी होगा, हम इसको जो करेंगे सब प्रैक्टिकल। जो सबलॉर्ड होगा वो सब लॉर्ड जो होगा उसको उठाएंगे। हाँ, वो एज ए सब लॉर्ड का काम करेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? आप अभी नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद में हम अभी उस पे चार्ट पे देखेंगे, लिख के मैं आपको दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। जब भी कोई प्लैनेट, जो एग्जाम्पल आपने बोला वो मार्स को नक्षत्र लॉर्ड मानेंगे, नहीं, सब लॉर्ड को? हाँ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ओके। जब भी कोई प्लैनेट अपने नक्षत्र में होगा तो उसका जो सबलॉर्ड होगा, जब भी स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसका जो सबलॉर्ड होगा उसको हम नक्षत्र लॉर्ड मान लेंगे, और जो सब लॉर्ड होगा उसको हम सब लॉर्ड मान लेंगे, ठीक है। ये जो आप एग्जाम्पल अभी बता रहे थे इसी को जैसे जुपिटर मार्स में जो जुपिटर है सेकंड वाला जो सब लॉर्ड है उसको नक्षत्र मानेंगे, और जो सब लॉर्ड है उसको सब लॉर्ड मानेंगे। पहले प्लैनेट लिखा जाता है, फिर नक्षत्र लिखा जाता है, फिर सब लॉर्ड लिखा जाता है। सब लॉर्ड को हम नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में हमको सब लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा। तो जैसे जुपिटर लिखा पहले पहले एज ए प्लैनेट, फिर उसका नक्षत्र लिखा जुपिटर एज ए नक्षत्र, उसके बाद में मान लीजिए वो मार्स, जुपिटर का जो सब लॉर्ड है वो मार्स है, तो यहां पर हम जो स्ट्रिंग बनाएंगे वो बनाएंगे जुपिटर मार्स और उसका सब लॉर्ड उठाएंगे। Got it, sir. सर हम दे डेट टाइम प्लीज यहाँ। एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है? जी सर। स्क्रीन दिख रही है ना? जैसे मान लीजिए यहां हमने जुपिटर लिखा, ठीक है। जुपिटर के आगे नंबर लिखे हुए हैं 2 4 6, ठीक है। मान लीजिए जुपिटर दूसरे हाउस में बैठा हुआ है, 4 नंबर को रूल कर रहा है और 6 नंबर को रूल कर रहा है, एज एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए जुपिटर जो है ना वो जुपिटर के ही नक्षत्र में है, 2 4 6 ये नंबर दे रहा है, ठीक है। और इसका जो सबलॉर्ड बना हुआ है वो मान लीजिए मार्स बना हुआ है, और ये नंबर दे रहा है 1 3 8, मान लिया ये हमारी स्ट्रिंग बनी है, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो जुपिटर है ये वाला जो एज ए जो नक्षत्र का काम कर रहा है, इसको हम हटा देंगे, इस नक्षत्र की जगह हम मार्स को ले लेंगे, मतलब जुपिटर का नक्षत्र बन जाएगा मार्स, और जो सब लॉर्ड मान लीजिए, जो मान लीजिए सब लॉर्ड मान लीजिए मून है, ठीक है, वो स्ट्रिंग में दिख जाएगा आपको, और मून मान लीजिए 2 और 4 नंबर दे रहा है, तो जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी जुपिटर मार्स और मून। ठीक है सर। सर ये अनटेनेंटेड में ही लेना है ना कि दोनों में लेना है? अनटेनेंटेड में ही लेना है ये, अभी हम अनटेनेंटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने बात की थी, अगर कोई प्लैनेट टेनेंटेड प्लैनेट है तो उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है उसको हम उठा लेंगे। कोई अगर प्लैनेट टेनेंटेड है, ठीक है, टेनेंटेड समझ रहे हैं ना? यस। सभी को पता है टेनेंटेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो जो प्लैनेट टेनेंटेड है उसके हम नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ लेंगे, उसका नक्षत्र लॉर्ड जिस हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना होगा वो प्लैनेट उस हाउस का भी प्रबल दावेदार होगा।
जो टेनेंटेड प्लैनेट है हमको उसका नक्षत्र लॉर्ड उठाना है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। फिर हमको ये देखना है कि वो प्लैनेट जो उसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है वो किस हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है। वो जिस भी हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना होगा वो उस हाउस का प्रबल दावेदार होगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मून एक टेनेंटेड प्लैनेट है, ठीक है, चंद्रमा टेनेंटेड प्लैनेट है और चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा जो है हमको 5, 8, 5, 6, 8, मान लीजिए 5 और 8 नंबर दे रहा है, ठीक है। 5th हाउस को रूल कर रहा है, 8th हाउस में बैठा है, ठीक है। अब जब भी मून की दशा आएगी आपको क्या लगता है इसकी पैसे की स्थिति अच्छी होगी? 5 और 8 जैसे नंबर लिए बैठा है, पैसे की स्थिति तो अच्छी नहीं होगी क्योंकि वेल्थ वाला कोई हाउस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सर 5th को हम वेल्थ वाला हाउस नहीं मानेंगे? नहीं, 5th को हम वेल्थ वेल्थ वाला हाउस हाउस सेकंड मानेंगे। होता है। जो वेल्थ, अभी हम वेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे। जस्ट मैं टेनेंटेड और अनटेनेंटेड का मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जो वेल्थ के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 6 और 11। सो इसमें पराश्री वाले नहीं सूत्र लेंगे? नहीं, पराश्री वाला कुछ 2, नहीं लेंगे इसमें। 5, 9, 11 वो नहीं लेंगे, ठीक है नहीं। सर। 2, 6, 11 ये जो है अच्छी वेल्थ के नंबर्स होते हैं और यहां पर 5 नंबर आ गया, वो 6 नंबर को नेगेट कर रहा है, इसका मतलब वेल्थ की बैंड बजेगी, ठीक है। तो 5, मान लीजिए मून 5 और 8 नंबर दे रहा है, ठीक है, मून की दशा आ गई और नंबर 5, 8 दे रहा है, तो हर कोई यही प्रेडिक्शन देगा कि इसकी तो इस मून की दशा में पैसे की स्थिति तो बहुत खराब रहेगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, ठीक है। मान लीजिए मून टेनेंटेड प्लैनेट था, तो फिर हमने ये देखा कि मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। मान लीजिए मून का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है और वीनस मान लीजिए 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है, तो वीनस 11th हाउस का प्रबल दावेदार हो गया। तो चंद्रमा की दशा में जो हम ये प्रेडिक्शन दे रहे थे कि इस आदमी की पैसे की स्थिति खराब रहेगी, तो पता चला कि इस आदमी को तो चंद्रमा की दशा में लाभ ही लाभ हुआ। तो क्यों लाभ हुआ उसका ये रीजन था। तो कभी कभी कोई चीज हमको दिखती नहीं है, हमको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ रूल्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है ना। और इसमें जो है एक दो रूल्स और हैं। एक रूल्स है कि एक मोस्ट पावरफुल हाउस गिना जाएगा जिसको हम इंडिपेंडेंट हाउस बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है वो इंडिपेंडेंस हाउस जो हमको दिखता भी नहीं है तब भी वो अचानक से अपनी रिजल्ट देता है। वो कैसे देता है उसको समझ लेते हैं। कोई भी स्ट्रिंग बनी हुई है, जैसे 3 प्लैनेट से स्ट्रिंग बनाई जाती है, प्लैनेट, नक्षत्र और सबलॉर्ड, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि प्लैनेट लेवल पर और सबलॉर्ड लेवल पर हमको ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट अनटेनेंटेड है। हमको जो भी स्ट्रिंग बनी, मान लीजिए बृहस्पति की दशा चल रही है, जुपिटर की महादशा चल रही है। जुपिटर की महादशा में जो स्ट्रिंग बनी वो बनी जुपिटर, वीनस और मार्स। मान लीजिए ये स्ट्रिंग बनी, ठीक है। अब हमने देखा कि जुपिटर इसमें अनटेनेंटेड प्लैनेट है या मार्स इसमें अनटेनेंटेड प्लैनेट है। कोई भी हमने देख लिया, हमको प्लैनेट लेवल पर
और सबलॉर्ड लेवल पर देखना है, क्योंकि नक्षत्र लेवल पर जो प्लैनेट है वो तो अपने रिजल्ट देगा ही देगा, चाहे वो टेनेंटेड हो चाहे वो अनटेनेंटेड हो। नक्षत्र को तो रिजल्ट देना ही देना है, नक्षत्र का तो हमको लेना ही लेना है उसके हाउसेस को। हमको सिर्फ प्लैनेट लेवल पर देखना है और देखना है हमको सबलॉर्ड लेवल पर। इन दोनों में से जो प्लैनेट हमको अनटेनेंटेड मिलता है, फिर हमको ये देखना है वो जो अनटेनेंटेड प्लैनेट हमको मिला उसकी दो राशियां होती हैं, किसी हाउस में बैठा होता है और दो राशियां अलग अलग हाउस में लिखी हुई होती हैं। अब हमको ये देखना है कि उस प्लैनेट की कौन सी राशि खाली है, किस राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है। वो राशि, जो राशि खाली है, जिस राशि में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, वो राशि जिस हाउस में बैठी होगी वो हाउस इंडिपेंडेंट हाउस होगा। जब भी उस प्लैनेट की दशा चलेगी, भले ही वो हाउस चार्ट स्ट्रिंग में शो करे या ना करे, तब भी उस हाउस का प्रबल रिजल्ट मिलेगा, उस हाउस का सबसे मजबूती से रिजल्ट मिलेगा, सबसे पहले उसका रिजल्ट मिलेगा। कोई एग्जांपल सर शो कर सकते हैं? ये चीज समझ में आ गई आपके? सर एक लास्ट हाँ जी पॉइंट, सर, आ गई। लास्ट सेंटेंस क्लियर करना है मुझे। हम्म। अनटेनेंटेड चेक करेंगे, नक्षत्र तो रिजल्ट देगा ही देगा, चेक करेंगे प्लेनेट और सबलॉर्ड के बेसिस पे। चेक करने के बाद प्लेनेट की कौन सी राशि खाली है, कोई प्लेनेट नहीं है जिस हाउस में, उस हाउस में जो राशि होगी वो हाउस इंडिपेंडेंट हो गया। उस प्लेनेट की हमको राशि देखनी है, कौन सी राशि खाली है, और जो खाली है खाली राशि वो जिस हाउस में होगी वो इंडिपेंडेंट हाउस हो गया। वो हाउस इंडिपेंडेंट हाउस होगा, और वो बहुत ही पावरफुल हाउस होगा, सबसे ज्यादा रिजल्ट उसी के आएंगे। ठीक है सर। ठीक है, सर इसका कोई एक एग्जांपल दिखा सकते हैं आप? एग्जाम्पल, ओके। सर सर ऐसा अगर एक एग्जांपल में आपके तीनों रूल्स दिखा दीजिए ना, तो वही सर आपके क्लाइंट्स की possible। लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जैसे आप बता रहे हैं और उससे कनेक्शन बन जाए तो हमें ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। मैं समझ गया। इस तरीके का चार्ट एक्चुअली क्या है ना, कि जो मेरा जिसमें बहुत सारे मतलब चार्ट पड़े हुए हैं, वो मेरा लैपटॉप दूसरा है, नहीं, और वो लैपटॉप इस समय मेरे पास है नहीं, इसमें सर चार्ट बहुत ही लिमिटेड है। चाहे सर ऐसा ही रफली बना दीजिए बस समझाने हाँ, के लिए। मैं देखता हूँ एक कोई चार्ट बनाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यही चार्ट उठा लेते हैं, ठीक है, जो लगा हुआ है। ओके, इसमें ये देखते हैं कि अनटेनेंटेड प्लैनेट कौन है। आप हमको नक्षत्र वाली टेबल पे, जो ये वाली टेबल है जहां पे ये मेरा कर्सर घूम रहा है, यहां नक्षत्र स्वामी जहां पर लिखा हुआ है, इस वाली टेबल पे मुझे देख के बताइए कि कौन सा प्लैनेट अनटेनेंटेड है। केतु। केतु, केतु नहीं है, ठीक है। केतु के अलावा और कौन सा प्लैनेट है? केतु की तो कोई राशि नहीं होती, उसको तो छोड़ ही दो, राहु केतु है। मून। इसमें जुपिटर नहीं दिख रहा है ना? मून भी नहीं है सर। चंद्र। मून भी नहीं है, राइट, मून भी नहीं है। तो मून और जुपिटर, ये जो है दो अनटेनेंटेड प्लैनेट है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि प्लैनेट लेवल पर जुपिटर यहां पर आया, और मून कहां पर आया? मून भी यहां पर आया। और सबलॉर्ड लेवल पर मून कहीं नहीं है, सबलॉर्ड लेवल पर जुपिटर ही है। मतलब जुपिटर प्लैनेट लेवल पर है, उसका नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है, और वो खुद सबलॉर्ड बना हुआ है जुपिटर। ये दिख रहा है स्ट्रिंग 3 की?
गुरु शुक्र और Yes. गुरु, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जुपिटर इसमें अनटेनेंटेड प्लैनेट हो गया, ठीक है। अब जब भी जुपिटर का पीरियड आएगा, अब जैसे ये देखिए राहु का पीरियड चल रहा है, चार्ट कैसे देखते हैं ये मैं बताता हूं आपको। जैसे ये राहु की महादशा चल रही है, ठीक है। राहु की महादशा के बाद में जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो जुपिटर की महादशा आ जाएगी। 15/7/2029 से इसकी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब जुपिटर की महादशा में इसको रिजल्ट कैसे मिलेंगे हमको ये देखना है। क्योंकि ये अनटेनेंटेड प्लैनेट है तो ये अपने भी रिजल्ट देगा, ठीक है। अपने रिजल्ट देगा कहने का मतलब ये कि जुपिटर की महादशा में इस व्यक्ति की वेल्थ भी अच्छी रहेगी, 2 नंबर आ रहा है। इस व्यक्ति की फैमिली की मतलब फैमिली से भी इसका अटैचमेंट रहेगा। उसके बाद में 6 नंबर आ रहा है तो ये भी वेल्थ का अच्छा नंबर है। वेल्थ के 2 नंबर मिल गए, 2 और 6, इसका मतलब वेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 6 नंबर फैमिली के लिए ठीक नहीं है, फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, राइट। उसके बाद में 9 नंबर मिला, तो 9 नंबर कहने का मतलब अगर ये व्यक्ति किसी को सॉल्यूशन देता होगा या किसी को सलाह देता होगा या किसी धर्म से जुड़ा हुआ होगा या फादर से जुड़ा हुआ होगा तो इसको फादर से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, है ना। धार्मिक कार्यों में ये व्यक्ति इन्वॉल्व रहेगा, है ना, क्योंकि जुपिटर अपने भी रिजल्ट देगा क्योंकि ये अनटेनेंटेड प्लैनेट है। और अपने नक्षत्र के भी रिजल्ट देगा, मतलब वीनस के भी रिजल्ट देगा। वीनस 4 नंबर को दिखा रहा है और 11 नंबर को दिखा रहा है। 4 नंबर का दिखाने का मतलब जुपिटर के पीरियड में इसको हो सकता है किसी प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो, किसी लग्जरी वाहन की प्राप्ति हो, क्योंकि यहाँ लग्जरी वाहन हमने इसलिए बोला क्योंकि वीनस है। अगर हम यहाँ पे मार्स और शनि होता तो हम कहते कि इस व्यक्ति को जमीन प्राप्त होगी, इस आदमी को मकान मिल सकते थे। यहाँ पे कारक तत्वों को भी हम उठा के ले लेंगे। जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे ना, अपना दिमाग हमको एकदम खुला रखना है चारों तरफ। हमने हाउस को लिया, कारक तत्वों को भी उठा लिया, ठीक है। 11 नंबर है तो इस आदमी को हर तरीके के लाभ प्राप्त होंगे। कहां कहां से लाभ प्राप्त हो सकते हैं? 2 नंबर, 2nd हाउस से, 6th हाउस से, 9th हाउस से, 4th हाउस से। और चूंकि ये सबलॉर्ड भी जुपिटर है इसका, तो और जो सबलॉर्ड जो जुपिटर है वो भी नंबर हमको दे रहा है 2, 6, 9। इसका मतलब इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि सबलॉर्ड लेवल पर भी हमको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, पैसे के नंबर मिल रहे हैं। 2 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, मतलब 9 नंबर भाग्य का भी साथ मिलेगा इस आदमी को। अब देखिए हम जिसकी बात कर रहे थे उस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब इस व्यक्ति के चार्ट में जुपिटर की दशा में सबसे मतलब मोस्ट पावरफुल हाउस कौन सा सामने निकल के आएगा? एज ए इंडिपेंडेंट हाउस कौन सा काम करेगा? जुपिटर अनटेनेंटेड प्लैनेट है। इसकी दोनों राशियों को देखिए, जुपिटर बैठा 2nd हाउस में है, लेकिन इसकी जो राशि है वो 9 नंबर 6वें हाउस में है और 12 नंबर 9वें हाउस में है। इसका मतलब दोनों खाली है। इस पीरियड में कोई घर काम करे या ना करे, 6 नंबर और 6वां हाउस और 9वां हाउस ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करेगा। ये सेम टेक्निक हम जब अंतरदशा और ये सब चलती है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। महादशा पे हम लोग इसलिए इसमें ये मतलब ये जो लैंग्वेज यूज होती है एक्टिवेटेड है प्लैनेट, तो इसमें बोल सकते हैं कि 6th हाउस एंड 9th हाउस इज एक्टिवेटेड, ऐसे बोल सकते हैं सर कि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट? इज नॉट मतलब जो कभी कभी पता है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे बोलते हैं ये आपका ये प्लैनेट एक्टिवेटेड है अभी, मतलब मुझे उसका कभी मीनिंग समझा ही नहीं है। नहीं, सुनिए When we कोई go भी for प्लैनेट, prediction, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, कोई भी प्लैनेट हमको क्या रिजल्ट दे रहा है, मतलब वो प्लैनेट हमको क्या प्रॉमिस लेके आया है हमारे चार्ट में, उसको देखने का तरीका ये हो गया। जैसे हमको अपने धन की स्थिति देखनी है तो हम 2nd हाउस को उठाएंगे, 2nd हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का अध्ययन करेंगे। लेकिन वो रिजल्ट हमको मिलेंगे कब? वो प्लैनेट एक्टिवेट कब होगा? वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा अपनी दशा
और अंतर्दशा में। ट्रांजिट। और सर ट्रांजिट में? ट्रांजिट को हम तब लेते हैं जब दशा भी फेवर में हो, अंतर्दशा भी फेवर में हो और प्रत्यंतर दशा भी फेवर में हो, तब हम ट्रांजिट को लेंगे। अगर उस समय ट्रांजिट भी हमारे फेवर में हुआ तो रिजल्ट हमको 100% मिलेंगे। 100% मिलेगा। अगर मान लीजिए ट्रांजिट उस समय फेवर में नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं भी मिल सकते हैं। तो ट्रांजिट का जो रोल आता है ना वो सबसे बाद में आता है। अब दशा हमको फेवर कर नहीं रही है, प्रत्यंतर दशा हमको फेवर कर नहीं रही है, हम ट्रांजिट को उठा के क्या करेंगे? ट्रांजिट कुछ भी बोलता रहे, ट्रांजिट तो बदलता ही रहता है। सबसे पहले हमको दशा देखनी है, दशा हमको फेवर कर रही कि नहीं कर रही है। अगर दशा हमको फेवर कर रही है तब हम प्रत्यंतर दशा पे जाएंगे। क्या प्रत्यंतर दशा भी फेवर कर रही है? अगर प्रत्यंतर दशा फेवर कर रही है तब हम अंतरदशा पे जाएंगे। अगर तीन में से दो हमको फेवर कर रही है, मान लीजिए महादशा हमको फेवर नहीं कर रही है, हमको अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा फेवर कर रही है, तो उस इवेंट की घटने की संभावना बढ़ेगी, मतलब वो इवेंट घटे तो हो सकता है। अगर मान लीजिए अंतरदशा और महादशा उस इवेंट को नहीं दिखा रही है, तो प्रत्यंतर दशा अगर उस इवेंट को दिखा रही तो वो इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों महादशा में दो का फेवर में होना जरूरी होता है, तब जाके हम ये मानते हैं कि ये इवेंट हमारे जीवन में घटेगा। तो किसी भी प्रॉमिस को देखने के लिए हमको कस्पल सबलॉर्ड को उठाना है, हमको उसको रीडिंग करना है, उसका अध्ययन करना है कि ये कस्पल सबलॉर्ड हमारे जीवन में क्या लेके आया है। उसके बाद में प्रॉमिस को चेक करने के बाद में हमको ये देखना है कि ये प्रॉमिस हमको मिलेगा कब। वो प्रॉमिस हमको मिलेगा दशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको रीड करना है। सर ये अब हम देख कैसे दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, हम्म ये देखना कैसे होता है? वो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैसे देखना है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी बताएंगे, अभी उस टॉपिक पे मैं आया ही नहीं हूँ। जी वैसे पहले हम ये आप तो देख लें कि हमारे चार्ट में प्रॉमिस क्या है। जी ठीक। ठीक है, जब प्रॉमिस हमको पता चल जाएगा कि हमको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा कब, तब हम दशा पे जाएंगे। पहले प्रॉमिस चेक करते हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस चेक करने के लिए सबसे पहले जैसे फर्स्ट कस्पल सबलॉट के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, हाँ। फर्स्ट कस्पल सबलॉट कहाँ जाएगा तो क्या होगा,